एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, देखिए इसको आप हिंदी से समझिए, व्याख्या, जहां पे एक्सप्लेनेशन दी जाए डिटेल में। फॉर एग्जाम्पल कि देखो, पहले तो इसी का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि स्ट्रेस और हार्ट अटैक, इनके बारे में क्या बताया कि स्ट्रेस जब बढ़ता है तो हार्ट अटैक की शिकायत आती है। तो ये क्या है, सिंपल हमने बताया कि हाँ, स्ट्रेस से हार्ट अटैक होगा, ज्यादा वजन उठाएंगे तो बैक पेन होने की संभावना है। ठीक है, यानी कि एक हमने सामान्य सा व्यू दिया। जो सामान्य सा व्यू है उसको बोलेंगे कोरिलेशन रिसर्च। सामान्य रूप से हम बताएंगे पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन जब उसी बात को जब हम डिटेल में बताएं कि स्ट्रेस से हार्ट अटैक बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्या होता है बॉडी के अंदर, कौन से हार्मोनल चेंज होते हैं, कौन सी मसल्स पे इफेक्ट पड़ता है, जब उसकी गहराई के बारे में बताया जाए उसको बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। जैसे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में एक्सप्लेन करना, उसको एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहते हैं। अमन मतलब जी कहीं ना पूरे की पूरी इंफॉर्मेशन देनी। या बिल्कुल करेक्ट आंसर, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देनी, उसको एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहते हैं। ठीक है, जी थैंक यू भैया। वेलकम सर। और किसी को डाउट हो तो बताइए, फिर मैं आगे का शुरू करता हूँ। कल हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ा था, सबको क्लियर हुआ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च? टेस्ट ले लो छोटा सा आपका। ठीक है, छोटा सा मैं आपको टेस्ट लेता हूँ, आप मुझे मैसेज करके बताएंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ाता हूँ। मैं आपका भी टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो। अब आपको बताना है इन दोनों वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, बताइए। मैसेज करें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप और मेरे में से कौन है। ठीक है, मैसेज आ रहे हैं। अजीत देव जी, माइक खोलिए और बताइए क्यों, आंसर दिया तो क्यों। सर, टीचर स्वतंत्र होते हैं, स्टूडेंट जो है डिपेंड करते हैं टीचर पर। कुछ क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं टीचर से ही ना, तो ये स्टूडेंट जो है डिपेंड रहते हैं टीचर पर। ठीक है, शालिनी जी आप बताइए। सर टीचर जो है स्वतंत्र सर है और स्टूडेंट है ना आश्रित सर है, इसलिए टीचर। ठीक है, अब अगला मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। मेरी रिसर्च प्रॉब्लम है, मैंने लिया कि धोती करने से कफ रोगों का नाश होता है। यानी कि मैंने ये रिसर्च प्रॉब्लम ले लिया कि क्या धोती से कफ की शिकायत दूर होती है। तब आप लोगों को मुझे बताना है कि मैंने दो ग्रुप लिए हैं, एक लोगों को मैं धोती कराऊंगा और दूसरे ग्रुप को मैं नहीं कराऊंगा। तो आप ये बताइए, जिसको मैं धोती कराऊंगा उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, मैसेज करके बताइए उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे। और मुझे वरुणा शर्मा जी माइक खोल के बताइए। पूनम जी मुझे बताइए। देखिए कम से सर कम ना पता हो तो माइक खोल के बोल दो, भैया मुझे नहीं पता है, इतने सर तो रैम। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा क्योंकि हम उस ग्रुप पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अर्पणा पांडे जी मुझे बताइए, कंट्रोल्ड ग्रुप कौन सा होता है? सर कंट्रोल ग्रुप होता है कि जिसपे आप, जैसे आप टीचर हैं तो आप कंट्रोल करने का जो है मतलब आप कंट्रोल करते हो सर। क्योंकि आज मैं पहले दिन आपके क्लास में जुड़ी हूँ सर, दिन के क्लास में मैं रहती हूँ, तो मैंने आज पहली बार आपके क्लास को ज्वाइन किया है जी। तो मे भी मुझे अलाउ कीजिए और मेरा शोध पेपर थोड़ा अच्छा हो जाए, तो सर मेरा पहला दिन है। थैंक यू सो मच सर। ओके मैम, ओके कोई बात नहीं।
जी। तो मुझे विशाल जी मुझे बताइए, जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसमें कंट्रोल्ड ग्रुप कौन सा होगा, धोती वाला भी? कंट्रोल ग्रुप आपने सर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रहेगा जिनको आप करवा रहे हैं, ताकि उनको आप अच्छे से बता सकते हैं कि ऐसा करने से आपको कफ में लाभ होगा, इस तरीके से। अरे क्वेश्चन क्या था, आप क्या बता रहे हो विशाल जी? क्वेश्चन समझ आया मेरा आपको? भैया मैं रुको बताऊं? रुको विशाल जी, क्वेश्चन समझ आया मेरा आपको? मैंने क्या पूछा है, कंट्रोल ग्रुप कौन सा है, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया? कि आपने क्वेश्चन पूछा सर कि 2 ग्रुप है, एक में आप जिसमें धोती एक्सपेरिमेंटल करवा रहे हैं और एक जिनको आप नहीं करवा रहे हैं, ऐसा। तो यही कहा ना सर आपने? अब इसमें कंट्रोल ग्रुप कौन सा है ये बताइए। कंट्रोल ग्रुप सर जो, एक मिनट, जो नहीं कर पा रहे हैं, जिनको हम नहीं करवा रहे हैं, वो। ठीक है, श्योर हो अपने आंसर में? जी सर। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर दिया है। किरण जी, इसी एग्जाम्पल में आप मुझे बताइए डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? हेलो बताइए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इसी एग्जाम्पल में, धोती वाले? सर, जिसको आप सर जो आप धोती करवा रहे हैं ना सर, जिन बच्चों पे फर्क पड़ेगा ना सर, वो तो होंगे इंडिपेंडेंट, और जो धोती जो होगा सर वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। नो, आप कंफ्यूज हो गए। मोना चतुर्वेदी जी मुझे बताएं। देखिए इतना सिंपल सा है, उससे कल मैंने कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया था बार बार, फिर भी आप गलती कर रहे हो। तो हम कफ दोष है ना सर? हेलो, आवाज आ रही है, बोलिए। जो कफ है ना उसे हम बोलेंगे भैया। क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हम उसका निवारण कर रहे हैं, कफ का। सर इसके लिए हमने सर जो हमारे रोग होंगे ना सर, जैसे कफ वगैरह, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और सर जो हम क्रिया करवाएंगे वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। हो गया, ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, आशा है कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, क्योंकि पेपर में आता है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने रुका यहाँ पे। अब कोरिलेशन का मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से। अब आप मुझे बताएंगे कि अग्निसार क्रिया है, अग्निसार क्रिया और भूख, इन दोनों में कौन सी कोरिलेशन लगेगी? मैसेज करके मुझे बताएंगे कि अग्निसार क्रिया और हमें लगने वाली भूख। अंशुमान जी मुझे माइक खोल के समझाइए। और बाकी लोग जी सर। मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो? 40 लोग है, सिर्फ 10 लोग मैसेज कर रहे हो, बाकी क्यों नहीं कर रहे हो भैया? सर हाँ ये बोलिए, पॉजिटिव में आएगा क्यों पॉजिटिव में आएगा ये भी बताइए। सर, क्योंकि अग्निसार करने से हमें हमारी भूख, हमारी जो अग्नि है, जठाग्नि प्रदीप्त होगी, बढ़ेगी, जिससे हमें भूख लगेगी। तो इसका जो इसकी जो लाइन है, मतलब जो वे है जिससे हमें पता चल रहा है, वो ये है कि इसका जो रिसर्च में निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा। सही है। ठीक है, अच्छा एक और मैं लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, इससे क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। अब आप मुझे बताएंगे कि ज्यादा गर्म खाना खाना, ज्यादा गर्म खाना खाना और पाइल्स के अंदर ब्लीडिंग होना, इसमें कौन सा कोरिलेशन लगेगा? ज्यादा गर्म मसालेदार खाना खाना और बवासीर में खून आना, ब्लीडिंग होना, कौन सा कोरिलेशन मेथड लगेगा? मुझे यशु साहू जी बताएं। हेलो हाँ बताइए यशु जी। सर, क्योंकि हम जब गरम खाना खा रहे हैं तो हमारा जो ब्लीडिंग है वो भी ज्यादा हो रहा है, इसलिए। तो क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तो पॉजिटिव कोरिलेशन यहाँ पे होगा, वेरी गुड।
अब आपको समझ आ गया है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल है? आज हम पढ़ते हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिक ऑफ लॉजिक। स्क्रीन विजिबल है ना, एक बार बता दीजिए मुझे। नहीं भैया। नहीं दिखाई दे रही भैया। नो सर। अच्छा सॉरी। ओके, अभी विजिबल है? नहीं। जी सर। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे आज कि तर्क के आधार पे अनुसंधानों को कितने भागों में बांटा गया, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिक ऑफ लॉजिक। लॉजिक यानी कि जो हम सोचते हैं उसके बेसिस पे। लॉजिकल माइंड हमारा लेफ्ट वाला होता है। तो ये जो है इंडक्टिव, यानी कि इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। इंडक्टिव को हिंदी में हम आगमन विधि कहते हैं और डिडक्टिव को निगमन विधि कहते हैं। आप इंडक्टिव डिडक्टिव को समझ जाना, क्योंकि इसके बाद में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कई चीजें आएंगी, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड, वो चीजें आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी अगर आपको इंडक्टिव डिडक्टिव समझ आ गया तो। ठीक है, इसके लिए आप एक काम कीजिए। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई है जिससे आपको जल्दी से चीजें याद हो जाएगी। देखिए, इंडक्टिव में सबसे पहला वर्ड है आई और डिडक्टिव में सबसे पहला वर्ड है डी। आप ये समझ लीजिए, आई यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ रहा है, बढ़ना, और डी यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि घटना। अब यहां से आप थोड़ा सा अपना माइंड लगाएंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, आप स्कूल में प्रेयर में बच्चों के खड़े हुआ हो गया कि सबसे आगे कौन बैठेगा? छोटा बच्चा, उसके बाद में बड़ा बच्चा, उसके बाद में बड़ा बच्चा, और लास्ट में सबसे लंबा बच्चा खड़ा होता था, है ना? यानी कि ये क्या हो गया? एक असेंडिंग ऑर्डर हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। मतलब कि लो टू हाई जाना, लो टू हाई जाना, स्पेसिफिक टू जनरल जाना, बॉटम नीचे से ऊपर जाना। ये चीज आपको याद होगी तो आगे का सब याद हो जाएगा आपको। दोबारा से बता रहा हूं मैं, आई यानी कि इंडक्टिव यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये ट्रिक है हमारी। और इंक्रीजिंग ऑर्डर कब हो सकता है? जब नीचे छोटा हो, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा। इसको ही हम कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। और इसमें सबसे पहले लो होगा, यानी कि छोटा होगा, बॉटम से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में टॉप तक हम जाएंगे। स्पेसिफिक एक पर्सन से स्टार्ट करेंगे और बाद में जनरल तक जाएंगे। लो 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 टू लो हाई जाएंगे, ये है इंडक्टिव। और डिडक्टिव में क्या होगा? डी यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक इसका उल्टा, कि डिक्रीजिंग कब होगा? जब पहले बड़ा हो, उसके बाद में छोटा हो, उसके बाद में और छोटा हो, उसके बाद में सॉरी ज्यादा बड़ा मैंने गलती से हो गया, छोटा हो, ये छोटा हो, लास्ट में छोटा। यानी कि डिडक्टिव यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, हाई टू लो मूव करना, हाई टू लो मूव करना। जनरल टू यानी कि बहुत सारे लोगों से स्पेसिफिक आना, टॉप ऊपर से नीचे आना। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च को समझने के लिए। अब थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ाता हूँ। तो ये मैंने इंडिविजुअली बनाया है चार्ट, ये इंडक्टिव का, और दूसरा ही डिडक्टिव का बनाया है। तो मैं आपको डायरेक्टली कंपेरेटिव समझाता हूँ जिससे आपको जल्दी समझ आ जाए। तो ये कंपेरेटिव वाला चार्ट पढ़ ले सीधा, इंडक्टिव और डिडक्टिव, ताकि एक साथ दोनों के दोनों क्लियर हो जाएंगे। दोनों एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है, इंडक्टिव का जस्ट अपोजिट डिडक्टिव है। देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। एक मैंने जब आपको यूनिट 9 पढ़ाई थी, आप लोगों को याद होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड की वो यूनिट है सेकंड पेपर में, सेकंड पेपर की, उसमें एक विधि आई थी, बताएंगे मुझे उस विधि प्रगमन का सिद्धांत।
बहुत बढ़िया, आप लोगों को याद है, मैं खुश हो गया आपसे, बहुत बढ़िया। उसको वहां पे हमने कहा था परगमन विधि। एक अच्छा टीचर वही होता है जो बच्चे जाने उनसे लेकर के जो नहीं जाने उस तक ले जाना। जैसे कि मैं आपको उन एग्जाम्पल्स को बताऊं जिनको आप जानते हो, और फिर आपका ज्ञान मैं वहां तक ले जाऊं जहां तक आप नहीं जानते। ये अच्छे टीचर की क्वालिटी होती है कि वो ज्ञात से अज्ञात की तरफ ले जाएगा। अब मैं आज, जैसे कि मैंने आपको बताना है कि एलियन कैसे होते हैं, ठीक है। अब आप लोगों के लिए एलियन क्या है? अज्ञात है, आप नहीं जानते क्योंकि आपने उसको नहीं देखा, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि देख के देखा, जैसे इंसान है, इंसान का स्ट्रक्चर देखा आपने, अच्छा इंसान की 2 आंखें हैं, तो एलियन की क्या पता 4 आंखें हो, उसका मुख भी बड़ा हो, हाथ उसके टेढ़े मेढ़े हो, क्या पता 10 हाथ हो उसके एलियन के, उसकी हाइट भी छोटी हो सकती है, मोटी हो सकती है। यानी कि मैंने एक उदाहरण दिया कि पहले हमने क्या किया, एक इंसान का एग्जाम्पल लिया, उस इंसान के एग्जाम्पल से फिर मैंने एक बड़ा सा एलियन को बनाने की, समझाने की मैंने कोशिश की। अगर मैं डायरेक्ट आपको एलियन बताता, बोलता कि एलियन देखो, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता। और दूसरा एक और सिंपल मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मुझे आपको ध्यान करवाना है भगवान का, ठीक है, मुझे आपको ध्यान करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले क्या होता है साकार ध्यान। साकार यानी कि उसमें आप मुझे बताएं घेरंड संहिता में कितने प्रकार का ध्यान बताया गया है? 3 भैया। 3 प्रकार का, 3 स्थूल, सूक्ष्म और मुझे बताएंगे, उसमें ध्यान, सीक्वेंस बताइए। स्थूल, ज्योति और सूक्ष्म। स्थूल ध्यान, ध्यान दीजिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ, यहीं पे हमारा आंसर आएगा, स्थूल, ज्योति एंड ये सूक्ष्म। जो लास्ट वाला है ये सूक्ष्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए महर्षि घेरंड जी बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने इंडक्टिव मेथड लगाया। उन्होंने कहा कि पहले आप ध्यान लगाओगे, सूक्ष्म ध्यान आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते, पहले आप स्थूल ध्यान लगाओ। स्थूल ध्यान यानी कि जो चीज हमने देखी है, पेड़ पौधे हमने देखे हैं, हमने जंगल देखे हैं, हमने माउंटेन देखे हैं, हमने रिवर देखी है, पहले स्थूल ध्यान लगाओ। गुरु का ध्यान लगाओ, गुरु को हमने देखा है। उसके बाद में ज्योति ध्यान, यानी कि स्थूल से थोड़ा नीचे आ गए हम, यानी कि ज्ञात, स्थूल को हम ज्ञात थे, अब ज्योति थोड़ा कम ज्ञात है और सूक्ष्म बिल्कुल अज्ञात है। तो ये कौन सा हो गया ये मेथड? तो महर्षि घेरंड जी ने कौन सा मेथड लगाया? इंडक्टिव मेथड लगाया, कि जो चीज हम जानते हैं उससे लेकर के जो चीज हम नहीं जानते वहां तक जाना, इसको इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। और एक अच्छा टीचर की सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है कि जो चीज वो जाने उसको बता के जो नहीं जाने। कि जैसे कि आप लोग योग के बच्चे हो, सभी ज्यादा सभी लोग योग से संबंधित हो, तो एक अच्छा टीचर क्या होगा कि एग्जाम्पल्स भी आपको वही देगा जो आप जानते हो। मैं आपको दूसरे साइंस के, मेडिकल लैंग्वेज के, कॉमर्स के एग्जाम्पल दूं और आधे बच्चों को पल्ले ही ना पड़े, तो वो तो अज्ञात हो गए ना एग्जाम्पल्स। यानी कि ये भी एक क्वालिटी है कि जो चीज बच्चे जानते हैं उसी टाइप के एग्जाम्पल से बच्चों को समझाना, इस विधि को भी इंडक्टिव विधि कहते हैं। डिडक्टिव जस्ट इसका उल्टा है, जो चीज हम नहीं जानते उससे जो हम जानते हैं वहां तक आना। ठीक इसका उल्टा, कि हमने भगवान को नहीं देखा, डायरेक्ट भगवान से देखते हुए बाद में हम इंसानों तक पहुंच गए, बड़ा डिफिकल्ट है? मूर्त से अमूर्त की ओर, इंग्लिश में कहेंगे कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। मूर्त यानी कि ठीक वही है सेम, जिसको हम जानते हैं। अमूर्त यानी कि जिसको हमने नहीं देखा उस तक जाना, यानी कि साकार से निराकार तक पहुंचना। और यहाँ पे ठीक इसका उल्टा कहा गया, अमूर्त यानी कि निराकार से मूर्त यानी कि साकार तक आना। ये डिडक्टिव मेथड हो गया, ये मैंने अभी समझाया था। इंडक्टिव यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग कब होगा? जब नीचे छोटा हो और पीछे बड़ा खड़ा हो। जैसे स्कूल में आप लोग प्रेयर की लाइन में खड़े हुए होंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं वो हमेशा आगे रहते हैं और बड़े, मेरा जैसे लोगों को हमेशा लास्ट में नंबर आता था। तो बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण, यहाँ पे दृष्टिकोण से समझिए। एग्जाम्पल तो मैंने सिर्फ समझाने की दृष्टि से दिया आपको,
बॉटम टू टॉप का मतलब कि दृष्टिकोण से यहाँ पे लिया गया है कि जैसे कि आप किसी बच्चों को योगा करा रहे हो, ठीक है, आप बच्चों को डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि स्टैंड अप स्ट्रेट, रेज योर हैंड, स्ट्रेच योर बॉडी, स्ट्रेच योर एब्डोमेन, नहीं, इतनी बड़ी फॉर्मल लैंग्वेज बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे। आपको बच्चों के लेवल का आना पड़ेगा, उस छोटे लेवल पे बच्चे किस लैंग्वेज में समझते हैं, बच्चे कॉमेडी में समझते हैं, बच्चे जोकर के लैंग्वेज में समझते हैं, आपको उस बॉटम के लेवल पे आना पड़ेगा कि बच्चे क्या करेंगे, ओहो हम बच्चों को योगा करा रहे हैं, चलो बच्चों आज हम ना सांप बनेंगे, स्नेक बनेंगे, स्नेक, बड़े बच्चा इंटरेस्ट दिखाएगा। अच्छा आज हम डायनासोर बनेंगे, आज हम कैमल बनेंगे, आज हम हॉर्स बनेंगे, आज हम बटरफ्लाई बनेंगे। यानी कि हम बच्चों को उस तरीके से समझाएंगे जो बच्चे जानते हैं, हमें अपना लेवल नीचे लाना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे उनको सिखाते हुए हाई लेवल पे बच्चों को लेके जाना पड़ेगा हमें। ये अच्छे टीचर की क्वालिटी है कि बॉटम टू टॉप, इस मेथड को इंडक्टिव मेथड कहते हैं, और टॉप टू बॉटम लेके आना कि पहले हाई लेवल की बातें बताना, ऊपर से नीचे की तरफ आना, इसको डिडक्टिव मेथड कहते हैं। इंडक्टिव यानी कि एग्जाम्पल्स दे दे करके रूल्स तक पहुंचना। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूं और एक एग्जाम्पल लिखता हूं, आप सभी ध्यान देना, ठीक है। मैं थोड़ा सा कर रहा हूं, मुझे इसमें पेन चलाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी मैं चला रहा हूं आप लोगों के लिए। तो आप लोग अपनी कॉपी पे भी लिखते जाइए, फिर अपना दिमाग चलाना और मुझे बताना। ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। आप लोग इस तरीके से 8-9 तक लिख लीजिए अपनी कॉपी पे। 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो अब मैं आप में से किसी से पूछता हूँ, रुको, जिसको मैं नाम बोलूंगा वो मुझे बताएंगे, नहीं तो बाकी लोग पीछे रह जाएंगे। इस तरीके से आगे ये मेथड चलता रहेगा। अब मुझे बताएंगे, मुझे मुनेंद्र साहू जी मुझे बताएं, ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इस तरीके से आगे चलता रहेगा। इससे आपने क्या सीखा, कोई फॉर्मूला बनता है क्या? हाँ सर, हम लो से मतलब पहले कम संख्या से उसको बढ़ाते जा रहे हैं। ना ये तो कोई जरूरी नहीं है, तो मैं तो स्टार्टिंग में मैं 10 का स्क्वायर कर दूं, 9 का स्क्वायर कर दूं, आप उस दृष्टिकोण से बताइए मुझे। कोई बात नहीं, कौन बताएगा? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। मोहित जी बता रहे हैं, बताओ मोहित जी। सर मैं बोलूं? आपने ये एग्जाम्पल मैंने दिया, इससे आप क्या चीज सीख रहे हो? हाँ बोलिए जी, बोलिए, बोलो जी, बोलो। से अभी नियम बनेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय ए, ऐसा उदाहरण से नियम बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय ए। अच्छा ठीक है, ये तो सिंपल सा हो गया। थोड़ा और एडवांस सोचिए, थोड़ा और एडवांस बताइए मुझे। भैया देखा जाए ना, बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ये हमें ठीक है, ये भी आपका फॉर्मूला, हाँ? एक हमें फॉर्मूला मिल गया कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 4 आएगा, इस तरह का एक फॉर्मूला टाइप बन गया। तो ये हमारा डिडक्टिव मेथड के अंदर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं ना, यानी हम अमूर्त से मूर्त की तरफ जा रहे हैं, जो चीज हमें पता है उसकी तरफ। उल्टा बता गए। देखो पहला नियम तो ये क्लियर हो, मैं बताऊं हाँ बताओ सर। जिसने ये बताया, जैसे कोई एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, उदाहरण दिया 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, तो इसमें हमें क्या मिल रहा है कि हम स्क्वायर कर रहे हैं, जब देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमें चीजें मिल रही हैं। तो हम क्या करें, इससे हमें ये पता चला कि जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 मिलता है, और 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 मिलता है। ऐसे हम सबका स्क्वायर करते जाएंगे तो उनका हमें एक फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब ये हम उदाहरण लिए हैं, वो एक फॉर्मूला बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या है कि हमें जो चीज पता है, मतलब कि जो मूर्त है वहां से हम अमूर्त की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ अच्छे से। देखिए सबसे सिंपल नियम लग रहा है कि देखो 1 का स्क्वायर कर रहे हैं 1 आ रहा है,
2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9। मतलब कि हम जैसे जैसे नंबर बढ़ा रहे हैं हमारी संख्या रिजल्ट भी बढ़ रहा है। सबसे पहले नियम ये लग गया। अगर मैं आपसे 10 का स्क्वायर पूछूं और आपको नहीं पता कि 10 का स्क्वायर क्या होता है, लेकिन आप ये कह दोगे कि 9 के स्क्वायर से बड़ा होता है। एक नियम बन गया ना कि इस देखो नियम बनता आ रहा है कि हमने इस नियम से सीखा कि देखो 2 का स्क्वायर 1 के स्क्वायर से बड़ा है, 3 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर से बड़ा है। मुझे 10 का स्क्वायर नहीं पता, लेकिन मैं ये कह दूंगा कि 9 के स्क्वायर से 10 का स्क्वायर बड़ा होगा। पहला नियम। दूसरा नियम अगर हम ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें तो कि ओड नंबर का जो स्क्वायर है वो ओड आ रहा है और इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही आ रहा है। हर जगह पे ये नियम बन गया। यानी कि हमने एग्जाम्पल से एक रूल बना दिया। अब मैंने मुझे जनरलाइज कर दिया कि ये तो मैंने सिंपल वर्ड लिया। अब मैं 150 का जो नंबर है क्या है, वो इवन है। अब उसका मैं स्क्वायर करूंगा तो वो भी इवन ही आएगा। मैं 10,000 का स्क्वायर करूंगा तो भी वो इवन ही आएगा। लेकिन एक नियम बन गया, अगर मैं ओड नंबर का स्क्वायर करूंगा तो वो रिजल्ट भी ओड ही आएगा। 121 नंबर क्या है, 121 ओड नंबर है। अगर मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो उसका स्क्वायर भी ओड ही आएगा, वो इवन नहीं आ सकता। यानी कि मैंने ये एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की किस तरीके से हम फार्मूला बनाते हैं। यानी कि जब हम एग्जाम्पल से कोई रूल बनाए उसको इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। और जब बना बनाया ही चीज हमें दे दिया, बना बनाया चीज मिल गई हमें, उसको हम डिडक्टिव मेथड कहते हैं। मैथमेटिक्स में ये नियम लगता है क्योंकि मैथमेटिक्स में हमारा माइंड अभी इतना डेवलप नहीं है, तो हमने टीचर ने हमें सीधा बोल दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ इसका फॉर्मूला क्या है, आप सभी को पता होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये इसका फार्मूला होगा। अब आप में से मैसेज करके मुझे ये बताओ कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिसने उल्टा जाने की कोशिश किया, इस फार्मूले के उल्टा जाने की किसी ने कोशिश किया कि ये फार्मूला यही क्यों आया। बहुत कम लोग होंगे आप में से, क्योंकि ज्यादातर लोग ब्लाइंडेड होते हैं कि टीचर ने जो बोल दिया हम उसी को मानेंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअल लर्निंग वाले होते हैं, जो इसका भी उल्टा सोचते हैं कि ये फॉर्मूला आया ही क्यों है। वो मेहनती लोग होते हैं, आगे बढ़ने वाले। देखो सिंपल सा टीचर ने बता दिया a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर 2ab। भैया टीचर ने बोला है ये फॉर्मूला लगेगा, बस लगा रहे हैं हम, यानी कि रूल्स टू एग्जाम्पल जा रहे हैं। लेकिन कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो ये फॉर्मूला देख के, यानी कि एग्जाम्पल देख के वो खुद ही नया रूल बना दे। ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या पता, क्योंकि a प्लस बी का, इसका अगर मैं 4 में बोल दूं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं, ये तो स्क्वायर था, अब मैं यहाँ पे बोल दूं, चलो 5 मैंने बोल दिया। अब बताओ ये फार्मूला तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन आप में से जिस लोगों ने इसका उल्टे वाला मेथड आता है वो लोग इसका जो 5 का भी बना देंगे फॉर्मूला, और आप लोग बना दोगे जिन लोगों को ये उल्टे वाला मेथड पता है फार्मूला कैसे बनाया जाता है। यानी कि जो इंडक्टिव लोग होंगे वो लोग हर चीज कर लेंगे क्योंकि वो मेहनती होते हैं, और डिडक्टिव लोग जो होते हैं ना वो सिर्फ फार्मूला देखेंगे और आगे का सोल्व कर देंगे। अब a प्लस बी का 5 होल 5 हो गया। अब आपने तो कभी सुना नहीं, ये भी कभी फार्मूला हो सकता है, लेकिन होगा, है ना। लेकिन अब इसको सोल्व कैसे करेंगे बताओ मुझे, कौन बताएगा। इसको क्या करेंगे, इसको ना पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर a प्लस बी, इस तरह से इसको खोल के उसको कर लेंगे। बहुत अच्छा बताया आपने। तो इस तरीके से यानी कि 2a a प्लस, यानी कि इस तरीके से इसको 2 बार डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, और बाद में ए बी का दोबारा से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमारे पास उसका आ जाएगा आंसर क्या है। तो यानी कि रूल्स टू एग्जाम्पल जानना, टीचर पे एज इट इज विश्वास कर लेना, दैट इज डिडक्टिव मेथड, और एग्जाम्पल से रूल खुद ही बना देना, दैट इज इंडक्टिव मेथड। स्पेसिफिक, एक से लेकर के अनेक तक चले जाना, जनरल कर देना। जैसे कि हमने अभी ये नंबरिंग किया था ना,
कि ओड का स्केयर ओड ही होगा, इवन का स्केयर इवन ही होगा। स्पेसिफिक टू जनरल गए हम लोग। अब हमने कहा भैया ये चाहे आप 50,000 का स्केयर कर लो, कुछ भी कर लो, अब हमने जनरल कर दिया कि यही आएगा। इसमें उल्टा होता है, अनेक से एक की तरफ आते हैं इसका। इंडक्टिव मेथड में हमेशा लर्निंग ज्यादा होती है और डिडक्टिव मेथड में लर्निंग बहुत कम होती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे एक और आपको। इंडक्टिव मेथड क्या होता है कि एग्जाम्पल से खुद करके सीखते हैं ये लोग, खुद मेहनत करके सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं छोटा था, मुझे क्या था कि मुझे नहीं पता था कि आटा जब हम गूंथते हैं उसमें कितना पानी डालना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैं अकेला था घर में, मैंने 200 ग्राम आटा लिया और एक पानी का गिलास रख लिया, ठीक है, और पानी डालता गया और आटा को गूंथता गया। जब उस टाइम में 6-7 क्लास में था, तो क्या किया, एक स्थिति ऐसी आती है कि हमें लगता है कि आटा बहुत पतला हो गया, तो मैंने क्या किया, फिर और आटा मिला दिया, फिर देखा अरे आटा तो बड़ा टाइट हो गया, फिर पानी मिला दिया, अरे फिर ढीला हो गया, फिर इस तरीके से वो मेरा 200 ग्राम ना 2 किलो से भी ज्यादा हो गया, पूरी परात भर गया मेरे आटे की। मैं भी अब क्या करूं, इतने तो मैं खा भी नहीं सकता, तो मेरा वेस्ट गया। लेकिन वहां से मैंने एक चीज सीख ली, लर्न किया मैंने, क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं कितना पानी डालना चाहिए, लेकिन वो चीज मैंने अपनी एक्सपीरियंस से सीख लिया कि ऐसी स्थिति आएगी, लेकिन आप उसमें लगे रहो, वो आटा अपने आप ही ठीक हो जाएगा, अपने आप ही वो टाइट हो जाएगा। यानी कि इंडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं, खुद करके सीखते हैं, अपने आप से सीखते हैं, इसलिए इसमें लर्निंग ज्यादा होती है और वो चीज हमें ज्यादा लंबे टाइम तक याद भी रहती है। इसलिए मैं बोलता हूँ आप नोट्स खुद बनाओ। नोट्स जो खुद बनाते हैं उनको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड लगा रहे हैं वो, और जो सर ने नोट्स दे दिए बस बल्ले बल्ले, हमें तो नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं, सर के नोट्स की कॉपी मारो, यानी कि उसमें लेस लर्निंग होती है। वो डिडक्टिव मेथड है, जो बने बनाए नोट्स को यूज कर रहे हैं और जो उन नोट्स से मिला करके खुद अपने नोट्स क्रिएट कर रहे हैं, वो इंडक्टिव मेथड है। हिस्ट्री में, साइंस में, सोशल साइंस में है, इनके अंदर इंडक्टिव मेथड लगता है, हम खुद पार्टिसिपेट करते हैं, खुद नया कुछ सीखते हैं। मैथमेटिक्स में, लॉजिकल रीजनिंग में, अकाउंट्स में, बैंकिंग में है, इसके अंदर क्या है, डिडक्टिव मेथड लगता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में इतनी बड़ी बड़ी थ्योरम्स आती हैं, बिना फार्मूले के वो निकल ही नहीं सकती, शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं निकल सकती, तो यहाँ पे डिडक्टिव मेथड लगाया जाता है। अभी क्या होता है कि ज्यादातर स्कूल लेवल पे ज्यादा इंडक्टिव मेथड लगता है, क्योंकि स्कूल लेवल पे ज्यादातर बोलते हैं कि डेमोसेशन मेथड ज्यादा यूजफुल है, बच्चे खुद करके सीखें। स्कूल लेवल पे इस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, तो उसको इंडक्टिव मेथड बोलते हैं कि बच्चे खुद करेंगे, खुद सीखेंगे। और हायर लेवल पे, क्योंकि हायर लेवल पे टाइम की कमी होती है, इसलिए वहां पे बोलते हैं कि हमें बने बनाए नोट्स मिल जाओ, हमें कोई ऐसी कोचिंग क्लासें मिल जाओ जो सारी चीज प्रोवाइड करा दे, हमें कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े है। हायर लेवल पे ज्यादातर डिडक्टिव मेथड यूज होता है। इंडक्टिव मेथड में क्योंकि हम खुद करके सीखते हैं, जैसे मैंने भी अपना बताया था कि मैंने रोटी बनाने कैसे सीखी, इतना सारा मेरा 5-6 किलो आटा खराब हो गया, कई बार बनाया, 2-3 बार ऐसा ही हुआ, फिर बाद में लेकिन मुझे सीख गया बनाना। बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम भी वेस्ट होता है और थोड़ा सा क्योंकि नुकसान भी होता है, वो चीजें, आटा खराब हो गया इतना सारा, लेकिन ये लॉन्ग लर्निंग होती है। इस चीज से जो हम अपने आप से जो चीज सीखते हैं वो चीज हम कभी भूल नहीं सकते, दूसरे का बताया हुआ हम भूल जाते हैं, लेकिन इंडक्टिव मेथड से जो चीज सीखी जाएगी कभी नहीं भूल सकते। और डिडक्टिव मेथड में कम मेहनत लगेगी, क्योंकि उनको बनाया बनाया मिल गया फॉर्मूला कि ये 100 ग्राम ये, 10 ग्राम ये, 5 ग्राम ये, इतनी देर गैस चलाओ, बस, और कोई मतलब नहीं। टाइम भी बचता है इससे, क्योंकि फार्मूला बनाया बनाया मिल गया, उसको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने सीधा बता दिया कि जाओ योग दर्शन के पहले अध्याय के 23वें सूत्र में ईश्वर प्रणिधान के बारे में बताया गया है। अब डायरेक्ट आप क्या करोगे, डायरेक्ट समाधिपाद खोलोगे और डायरेक्ट 23वां सूत्र खोल लोगे। लेकिन दूसरे व्यक्ति को मैंने कहा
कि आप ईश्वर प्रणिधान के बारे में बताओ कौन सा सूत्र है। वो पूरा योग दर्शन पढ़ेगा, वो पढ़ेगा, बाद में उसको बहुत टाइम लगेगा उसको पढ़ने में, वो बाद में देखेगा अरे 23वें नंबर पे दिया गया है, अच्छा, फिर कहेगा अरे साधन पाद में भी दिया गया है, ईश्वर प्रणिधान तो 2 जगह पे दिया गया, फिर कहेगा नहीं ये तो क्रिया योग में भी दिया गया है। तो इंडक्टिव मेथड जो खुद से मेहनत करेगा वो ज्यादा चीजें सीखेगा, उसका टाइम ज्यादा लगेगा है, और वो खाली ईश्वर प्रणिधान नहीं देखेगा, उसके साथ में वो समाधि भी पढ़ेगा, अष्टांग योग भी पढ़ेगा, मतलब कि उसकी एक्चुअल लर्निंग वो होगी जो खुद करके वो सीख रहा है, न कि उसको बना बनाया हम खाना खिला रहे हैं। समझ पा रहे होगे सभी? इतने सिंपल सिंपल एग्जांपल्स में बता रहा हूं आपको, क्योंकि खुद करके सीख रहे हैं, इसलिए माइंड सबसे ज्यादा डेवलप होता है इसमें। इसमें बना बनाया चीजें मिल रही है, नोट्स मिल गए बने बनाए, बस भैया आप कुछ नहीं जरूरत हमें। इसमें माइंड का डेवलपमेंट कम होता है, किसमें? डिडक्टिव मेथड में। क्योंकि जब हम खुद सीख रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ हम नई चीज का आविष्कार कर दे, क्योंकि इसमें तो बना बनाया ही मिल रहा है, तो चांस ही नहीं बनता कि हम कोई नई खोज करें, बहुत रेयर चांस होती है कि नई डिस्कवरी हम कुछ करें। लेकिन इंडक्टिव मेथड में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है डिस्कवरी करने की। जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो हमेशा इस माइंड के होते हैं कि हम खुद करेंगे, मैं खुद करूंगा हर काम को। इसमें क्योंकि बच्चा खुद सीखता है इसलिए उसका माइंड एक्टिव होता है, इसमें माइंड पैसिव होता है, यानी कि एक्टिव कम एक्टिव होते हैं, पैसिव बोलेंगे इसको, कि बच्चा रट्टा मारने का काम करता है, जैसे आप लोग अभी मार रहे हो बहुत सारे टॉपिक्स का रट्टा मारते हो, ये डिडक्टिव मेथड है। खुद करके सीखेंगे इसलिए मेमोरी बहुत शार्प रहेगी और वो चीज हम कभी भूलेंगे नहीं, लेकिन ये रट्टा मारी हुई चीजें हम कुछ टाइम में भूल जाएंगे। इसकी लर्निंग एफिशिएंसी बहुत कम होगी, बहुत धीरे धीरे हम सीखते हैं, लेकिन लंबे टाइम तक सीखते हैं कछुए की तरह। लेकिन फॉर्मूला मिलने के बाद में, नोट्स मिलने के बाद में हमारी एफिशिएंसी काफी तेज हो जाती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म की मेमोरी नहीं होती, कभी भी शॉर्ट टर्म की होती है। लॉन्ग टर्म वही होती है जब हम खुद करके सीखें। इसमें क्योंकि खुद कर रहे हैं तो नई चीज भी मिलेगी हमें, जैसे अभी ईश्वर प्रणिधान का बताया था, डिडक्टिव वाले ने सिर्फ बोला कि टीचर ने बताया कि समाधि पाद के 23वें सूत्र में ईश्वर प्रणिधान है, वहां पे ओमकार भी बताया गया आगे जा करके। तो लेकिन यहाँ पे इसने तो क्रिया योग में भी ईश्वर प्रणिधान को ढूंढ लिया, अष्टांग योग में भी ढूंढ लिया, क्योंकि वो खुद से ढूंढ रहा है, टीचर ने नहीं बताया, टीचर ने बोला जा बेटे अपने आप ढूंढ के बता मुझे ईश्वर प्रणिधान कहाँ है योग दर्शन में, इसलिए उसको नया ज्ञान मिलेगा और इसको नया ज्ञान कम मिलेगा। ये ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी, इसमें कुछ नयापन भी आएगा, इसमें कोई ओरिजिनलिटी नहीं है क्योंकि बना बनाया उसको मिल रहा है। इसको हार्ड वर्क बोलेंगे और इसको स्मार्ट वर्क बोलेंगे। हमारे एग्जाम पास में आ गए, हमारे पास सिर्फ 10 दिन का टाइम रह गया है, उस समय हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए, लेकिन हमारे पास अभी टाइम है, 2 महीने हमें और मिल गए हैं, तो अब स्मार्ट वर्क से काम नहीं चलेगा, अब हार्ड वर्क करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि हार्ड वर्क हमेशा ही स्मार्ट वर्क से ज्यादा यूजफुल होता है। लेकिन जब टाइम की शॉर्टेज होती है उस समय स्मार्ट वर्क हमें करना चाहिए, ट्रिक्स के साथ में चीजों को याद करना चाहिए, क्योंकि टाइम ही हमारे पास 2 दिन है और 2 दिन रह गए, उस टाइम आप बोल रहे हो नहीं मैं तो हार्ड वर्क करूंगा, खुद सीखूंगा, फिर वो तो बेवकूफी होगी ना। यानी कि दोनों में हमें देखना है कि कौन से टाइम हमें क्या चीज लगानी है, हार्ड लगानी है, स्मार्ट लगाना है। चलिए यहाँ पे हमारा इंडक्टिव डिडक्टिव ये कंप्लीट हो गया। आशा है कि आपको समझ आया होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, फिर मैं थोड़ा सा आगे इंट्रो देता हूँ आगे के टॉपिक का आपको। सर ये जो आपने बताया था स्पीड और एफिशिएंसी कम होती है इंडक्टिव में, वो एक बार और बता दीजिए। देखिए एफिशिएंसी, देखिए मैंने यहीं से मैंने आपको बताया, ये कौन सा पॉइंट था, नीचे था, रुको, एफिशिएंसी ये रहा, ठीक है। देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि एफिशिएंसी कम हो जाती है ना, आप ये पूछना चाह रहे हो, जैसे कि अभी मैंने आपको ईश्वर प्रणिधान का एग्जांपल दिया, ठीक है। अब ईश्वर प्रणिधान के एग्जांपल में क्या होगा, अभी इसको मैंने बोल दिया कि जा बेटा
प्रथम पाद के 23वें सूत्र में बताया गया ईश्वर प्रणिधान। ये डिडक्टिव मेथड वाला बच्चा जाएगा, जाते ही ईश्वर प्रणिधान ढूंढ लेगा और जाते ही सुना भी देगा कि सर मैंने याद कर लिया ईश्वर प्रणिधान, सुन लो मेरे से। और इतनी देर में तो ये सुना भी चुका होगा उस सूत्र को, और इसको तो मिला भी नहीं होगा कि कहाँ पर है ईश्वर प्रणिधान। ये तो धीरे धीरे एक एक करके पहला सूत्र पढ़ेगा, दूसरा सूत्र पढ़ेगा, धीरे धीरे 23 नंबर पे जाएगा, आगे जाएगा, पूरा योग दर्शन पढ़ेगा। योग दर्शन पढ़ने में इसको लगे 2 दिन, और इसको लगे 23वां सूत्र डायरेक्ट ही पहुंच गया 5 मिनट के अंदर। तो बताओ किस में टाइम सेव हुआ और किस में टाइम ज्यादा लगा? एफिशिएंसी कम हो गई ना। इसमें 2 दिन में समझा इसने इस चीज को, और इसने 5 मिनट में आंसर सुना भी दिया क्लास में खड़ा होकर। आया समझ आपको? नहीं सर, स्पीड का क्लियर हुआ, लेकिन थोड़ा एफिशिएंसी का लग रहा है। मतलब जैसे एफिशिएंसी तो जो ज्यादा पढ़ेगा उसकी ज्यादा होगी ना, मतलब शॉर्ट जो टाइम डिटेल में करेगा। वावा किसकी होगी? बच्चे की वावा तो उसी की होगी नहीं, टीचर ने बताया और उसी टाइम उसने आंख बंद करके श्लोक सुना दिया। बताओ किसकी वावा होगी? ओके सर, आ गया समझ। समझ आ गया? अभी मैं आपको कोई चीज बढ़ाऊं और आप मुझे अभी की अभी एज इट इज चीज सुना दो, सभी बोलेंगे अरे वाह मीनाक्षी तो बड़ी अच्छी पढ़ने वाली है, टीचर ने अभी पढ़ाया और अभी की अभी इसने तो श्लोक याद कर लिया। लेकिन ये दूसरा डिडक्टिव वाला उस श्लोक की गहराई में जाएगा, ये श्लोक में शब्द यूज क्यों किया गया, ऊ कहाँ लगा, ई कहाँ लगा, उसकी गहराई में जाएगा, उसको टाइम लगेगा उस चीज को लर्न करने में। ठीक है, ये थोड़ा इसको लोग बोलेंगे कि ये थोड़ा सा स्लो माइंड वाला है, लेकिन स्लो माइंड वाला है लेकिन इसकी मेमोरी बड़ी शार्प है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। और किसी को डाउट हो तो बताइए। सर मुझे है। सर बोलो जी। एफिशिएंसी का तो मतलब यही चीज होता है ना कि कोई बच्चा उसको स्टडी कर डीपली, उसको नॉलेज है, यानी उसमें दक्षता है, मतलब अच्छे से उस चीज के बारे में नॉलेज है। तो जो हमारा इंडक्टिव मेथड है उसमें तो दक्षता मिलती है, जो भी हम नॉलेज अपना गेन करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज नहीं होगा कि स्पीड तो हमारी स्लो हो जाती है, प्लस मैं भूल गई वो शब्द बोलना, इसके साथ एक और वर्ड आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए एफिशिएंसी, मेरा ये कहना है। अभी सुनो आप मेरे से, यस सर, मेरा भी ऐसा 2 है। महीने बाद आपका एग्जाम होना है। सुनो, 2 महीने बाद आपका एग्जाम होना है, ठीक है? अगर आपने ट्रिक से चीजें याद नहीं किया, आप बोलोगे मैं तो समझ समझ के करूंगी, हर चीज की गहराई में जाऊंगी, आपको रिसर्च पढ़ने में 2 महीने लग जाएंगे। आप हायर एजुकेशन कब पढ़ोगे, इन्वायरमेंट कब पढ़ोगे, सेकंड पेपर की 10 यूनिट कब पढ़ोगे आप? ऐसे तो आपको 2 साल लग जाएंगे पढ़ने में। सर यहाँ तो वहां पे आपका एफिशिएंसी डिडक्टिव से मतलब अपन डायरेक्टली ये समझ सकते हैं रिजल्ट से है कि हमें रिजल्ट कब हाँ, मिल रहा है ना, रिजल्ट वेरी देखना गुड, वेरी गुड, समझ गए। अब ट्रिक वाला पर्सन ने 2 महीने में JRF तो सर क्वालिफाई हम कर यहाँ लिया। पे ये चीज डाल सकते हैं ना, स्पीड और रिजल्ट जल्दी सॉरी स्पीड तो कम होता है बट रिजल्ट जो होता है, सॉरी आपका डिडक्टिव मेथड में आपका स्पीड तो जल्दी से आप सॉल्व कर लेंगे और प्लस आपका रिजल्ट भी अच्छा मिल जाता है। बट जो आपका इंडक्टिव मेथड है उसमें आपका स्पीड तो कम रहता है लेकिन एफिशिएंसी बढ़ जाती है। वो हम देखेंगे जब हम दूर का दृष्टिकोण देख रहे हैं, क्योंकि दूर का कोई नहीं देखता, हम सभी रिजल्ट देखते हैं। हाँ भैया आपके एग्जाम्पल से भी सही है सर, बिल्कुल, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म पे करते तो ठीक है। अभी मैंने कहा कि एग्जाम तो पूजा जी ने भी दिया और एग्जाम तो राहुल आर्य ने भी दिया, लेकिन पूजा जी के नंबर कम आ गए। लेकिन क्या बता, पूजा जी ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ रही हो और राहुल क्या बता रट्टा मार रहा हो, है ना? तो वावा किसकी हुई? वावा हो गई राहुल की। क्यों हो गई? क्योंकि उसका एग्जाम सर क्लियर हो वावा ही गया। डालनी चाहिए थी ना, फिर यहाँ पे एफिशिएंसी वर्ड डाल के फिर कंफ्यूज कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, समझ आया आप लोगों को? जी सर क्लियर है, बस ऐसे ही हम पूछ ओके, लेते हैं, थैंक यू। इलेक्टिव वाला क्वालिटेटिव है और ये सिर्फ क्वांटिटेटिव है। मैं अपने आप को क्वांटिटेटिव ही मानता हूँ, तो मैं वैसे भी मैं पूजा जी को ज्यादा वैल्यू देता हूँ क्योंकि इनकी समझ हमसे कई गुना ज्यादा बेहतर है। तो नंबर नहीं कम सर आना, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा आना, ये वैल्यू नहीं होता। हम लोग कितना उसको सीखते हैं और लाइफ में कितना उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये ज्यादा जरूरी होता है। एग्जाम तो क्लियर होते रहते हैं, लेकिन आप लाइफ के उसके कितना लेके चलते हो, ये बहुत जरूरी है। तो अगला मैं इंट्रो दे देता हूँ आपको कि ऑन द बेसिक ऑफ प्रोसेस, प्रक्रिया के आधार पे रिसर्च के कितने प्रकार होते हैं।
कुछ लोग 2 बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग 3 बोलते हैं, क्योंकि तीसरा इसी का मिला जुला ही है। मेन ये 2 ही हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। और इन दोनों को जब मिला देते हैं, उन दोनों का जो मिली बली भक्त है वो मिक्स्ड है। क्वालिटेटिव को गुणात्मक अनुसंधान कहते हैं और क्वांटिटेटिव को मात्रात्मक अनुसंधान कहते हैं। आप समझ जाइए यहाँ पे कि जहाँ पे नंबरिंग डाटा की बात हो रही है वो आएगा क्वांटिटेटिव, और जहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है, गुणों की बात हो रही है, वहां पे आएगा क्वालिटेटिव। जैसे मैं भी बात करूं कि लक्ष्मी जी के मास्टर में 75% नंबर आए, तो आप मुझे माइक खोल के बताएं ये कौन सी रिसर्च में आएगा? क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक। मात्रात्मक, क्योंकि नंबरिंग की बात हो रही है। और यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि लक्ष्मी जी स्वभाव की बहुत अच्छी है, बहुत ऑनेस्टली है, बहुत पोलाइट बिहेवियर की है, अब यहाँ पे कौन सी रिसर्च किसके अंतर्गत आएगी चीज? गुणात्मक। यहाँ पे गुणों की बात हो रही है और क्वांटिटेटिव में सिर्फ नंबरिंग की बात हो रही है। ध्यान दीजिए इन दोनों चीजों में। नंबरिंग को मेजर किया जा सकता है, क्वालिटी को मेजर करना बड़ा मुश्किल है। ये तो एक्सपीरियंस से ही आएगा, जो साथ में रहा होगा वो बताएंगे कि पूजा जी कैसी हैं, और जो साथ में नहीं रहा होगा, बाकी लोगों ने तो सुना होगा भैया क्लास में तो बड़ी अच्छा बोलती है और पीछे से ये करती है, साथ वालों को पता है और पीछे वालों को नहीं पता, है ना। तो मतलब कि क्वालिटी तो वही बता पाएगा जो उसके साथ में रहा होगा, और बाकी तो कहेंगे कि अरे ये तो बड़ा अच्छा आंसर दे रही है, तो बड़ा अच्छी पर्सनैलिटी की लेडी है, लेकिन एक्चुअलिटी में वो है या नहीं है हमें क्या पता। क्लियर? देखिए, बेस्ड ऑन क्वालिटी, कि गुणों के आधार पे बेस्ड होती है और क्वालिटेटिव डाटा के आधार पे होती है, क्योंकि गुणों के आधार पे होती है थोड़ा सा बिखरी हुई रहती है, ऐसा नहीं, क्योंकि बताया नहीं जा सकता ना कितना ईमानदार है, कितना ऑनेस्टली है वो, है कितना अच्छा पर्सनैलिटी का व्यक्ति है, ये चीज बताई नहीं जा सकती, इसलिए वो अनस्ट्रक्चर्ड है। कि क्या बताऊं मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं, कितना मैं क्रोध करता हूं, नहीं बता सकता, लेकिन इसमें बताया जा सकता है भैया मैं आपसे 60% ये करता हूं, अच्छा मेरे ये हो गया है, कोशिश की जाती है, लेकिन गुणों को नंबरिंग देना बड़ा मुश्किल है। अनुमान दिया जा सकता है कि आप मुझे 80% लाइक करता हूं मैं आपको, लेकिन वो एक अनफॉर्मल वे, क्योंकि क्वालिटीज को कभी बताया नहीं जा सकता, लेकिन नंबरिंग को बताया जा सकता है कि आपके मास्टर में 80% आए हैं, अच्छा आपके एग्जाम ने आपने टॉप कर दिया, अच्छा आपने इतने नंबर गेन किए, ठीक है, रिजल्ट आपने आज टेलीग्राम का एग्जाम दिया उसमें आपका स्कोर 70% आया, यानी कि जहां पे डाटा की बात हो रही है उसको क्वांटिटेटिव, जहां पे की बात होती है उसको क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। अब जो जो इंडक्टिव मेथड लग रहा है वो सारा का सारा इंडक्टिव जो हमने पढ़ा था, कोई मुझे माइक खोल के बताएं जल्दी से, इंडक्टिव मेथड की क्वालिटी बताइए। इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर, और नीचे से ऊपर जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, एक से अनेक की ओर जाते हैं। इसमें ज्यादा लर्निंग होता है और इसमें मेहनत और टाइम ज्यादा लगता है। वेरी गुड, बहुत बड़ा अच्छा बताया, यानी कि अब जो इंडक्टिव में मैंने आपको समझाया वो सारा आप क्वालिटेटिव में डाल दो, वो सारे रूल क्वालिटेटिव रिसर्च में लगेंगे, और जो हम लोगों ने डिडक्टिव में पढ़ा वो सारे रूल क्वांटिटेटिव में लग जाएंगे। समझ गए? अब मेरा आगे का मैं कम पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने इंडक्टिव डिडक्टिव इतना गहराई से पढ़ा दिया आपको, और आगे हम जब अनस्ट्रक्चर रिसर्च और स्ट्रक्चर रिसर्च पढ़ेंगे ना, उनमें भी सारी यही बातें हैं। आप ये समझ लो क्वालिटेटिव, अनस्ट्रक्चर्ड एंड इंडक्टिव तीनों एक ही है, इस तरीके से आप समझ लो। और दूसरी साइड में क्वालिटेटिव, स्ट्रक्चर्ड एंड डिडक्टिव, ये तीनों एक ही हैं। तीनों में रिसर्च में से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, तीनों में यही आंसर आएगा सेम। टाइम हो गया है तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, समय सीमा का ध्यान रखेंगे। इससे आगे मैं आपको कल पढ़ा दूंगा, बाकी आप थोड़ा सा अपने आप से पढ़ना कोशिश करना, सारी चीजें वही आएंगी, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि क्या चीज की बात की जा रही है। ठीक है जी, कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, फिर मैं क्वेश्चनिंग करता हूँ।
क्योंकि मेरा कोशिश मैं कर रहा हूँ आपके कंसेप्ट क्लियर करने की, मैं भाग नहीं रहा हूँ, बहुत स्लो जा रहा हूँ, बहुत कम पढ़ाया मैंने आज आपको। चाहता तो मैं एक दिन में सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च करवा देता आपको, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो, इसलिए मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपकी ना कि सिर्फ एग्जाम में बल्कि पूरी लाइफ काम आने वाली चीज है ये, आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी बनाने वाली चीजें हैं ये, आपकी पीएचडी में आपको काम आने वाली चीजें हैं आपकी, और एग्जाम में आएगा वो प्लस पॉइंट है हमारा। ओके जी, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे बताना। तैयार हो सभी? मैसेज करके मुझे बताएंगे क्विज के लिए। ओके ठीक है जी, अब आप मुझे बताएंगे मैसेज करके कि ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम टाइप्स ऑफ रिजल्ट बताइए। क्लासिफिकेशन ऑफ रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम। आउटकम यानी कि परिणाम के आधार पे अनुसंधान के प्रकार कौन से होते हैं, मैसेज करके मुझे बताएं। और मुझे डॉक्टर विश्वनाथ काले जी मुझे माइक खोल के बताएं। अजीत देव जी मुझे माइक बताइए। हाँ, फंडामेंटल दो सर होते हैं, फंडामेंटल और अप्लाइड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तुरंत खोला करो माइक, करंट होना चाहिए आपके अंदर। नूरा निशा जी मुझे बताएंगे फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है। सर इसके अंदर समस्या जो होती है उसका पता लगाया जाता है। सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी, बताओ, थोड़ा अच्छे से बताओ। सर इसमें समस्या थोड़ा का बहुत पता और से बताओ। इसमें समस्या का पता लगाया जाता है और अप्लाइड के अंदर उस समस्या का समाधान किया जाता है। थोड़ा और अच्छे से कौन बताएगा इसी इन्हीं की बातों को। फंडामेंटल क्या होता है कि इसमें ना ये ना नॉलेज के लिए होता है। इसमें हम क्या है कि कोई भी नई खोज जो करते हैं वो फंडामेंटल के अंदर आती है, और जब हम उसको अपने इसमें यूज में लाते हैं या फिर उसको हम अपने जीवन में वो करते हैं तो वो फिर अप्लाइड में हो जाता है। और जब उसमें हम कुछ चीजें अगर चेंज करते हैं या कुछ चीजें हमें उसमें चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो वो एक्शन रिसर्च में कन्वर्ट हो जाता है। आनंद आ गया मेरे से। अगला क्वेश्चन मुझे बताएंगे जी, लक्ष्य मैम बताइए। सर इसको हम प्योर भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम प्योर भी है, कॉन्सेप्चुअल भी होता है और बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, और इसके बेस पे हम यूनिवर्सल प्रिंसिपल भी बनाते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जैसे न्यूटन लॉ है, आइंस्टाइन के नियम है, वो पहली बार उन्होंने क्रिएट किया। आने वाले टाइम में आप कोई नया कुछ बना दो पहली बार, जो आज तक योग में किसी ने ना सुना ना जाना। आप हमने 8 चक्र सुने हैं, क्या पता कल को नीरज जी 9वां चक्र का आविष्कार कर दे। आज तक किसी ने भी नहीं सुना क्या 9वां चक्र भी होता है, क्या पता बना दे और प्रूव भी कर दे होता है ना। तो ये वो फंडामेंटल रिसर्च में आएगी जो आज से पहले किसी ने नहीं किया। अगला क्वेश्चन मुझे बताएंगे एक्स पोस्ट फैक्टो। मुझे बताएंगे एक्स पोस्ट फैक्टो के बारे में प्रियंका जायसवाल जी। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कौन सी होती है? प्रियंका जी नहीं बता रही हैं। प्लीज जिसको ना पता हो ना तुरंत माइक खोल बोल दो कि मुझे नहीं पता।